आपने अपनी लड़ाई लड़ी, 62 साल की उम्र को आप पहुंच गए थे, जो कि आज फैसला बताता है, जिसकी वजह से आप वापस तो जज की हैसियत से अपना ओहदा नहीं संभाल सकते, मगर एक रिटायर्ड जज का जो लक़ब है वो आपको मिलेगा, मरात आपको मिलेंगी। मुतमईन है आप फैसले से? जी शाहज़ेब खानज़ादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, फिर तमाम लोगों का जो इस सारे अरसे के दौरान मेरे आवाज़ बनते रहे और एक हक और सच की बात करते रहे, वकला बरादरी और तमाम वो लोग जिन्होंने मुझे इस अरसे में हौसला दिया, सपोर्ट की, और मेरे अपने वकील जनाब हामिद खान साहब ने जिस तरीके से मेरा केस लड़ा, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ाहिर है अपने फाजिल चीफ जस्टिस साहब का और बाकी चारों जो बेंच के अरकान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस फैसले से इस लिहाज से तो बिल्कुल मुतमईन हूँ जी कि ज़ाहिर है कि मेरी विंडिकेशन का मेरे लिए सबसे बड़ा इशू जो था वो विंडिकेशन का था। बाकी मरात वगैरह ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है। ज़ाहिर है मैं ये कहूँ कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है तो ये भी गलत होगा, वो एक सेकेंडरी चीज़ थी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये थी कि आज अदालत उज़्मा ने ये करार दे दिया कि मेरे ख़िलाफ़ जो रिमूवल की कार्रवाई की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, जो हेडेड बाय मियां साकिब निसार साहब, वो बदनीयती पर मबनी थी। और मेरे लिए आज ये फतह का इस लिहाज से दिन है कि उस वक्त की जुडिशरी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक तालमेल था, जो उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनके कॉमन ऑब्जेक्ट्स थे, उन सब के हवाले से जब मैंने एक आवाज़ बुलंद की, उस वक्त किसी ने उसको मेरी इस तकाजे के बावजूद कि जी इन इल्ज़ामात की आप इन्वेस्टिगेशन कर लें, इसका प्रोब कर लें, इसके ऊपर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दें, नहीं हुआ। मेरे वो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि मेरे इल्ज़ामात के हवाले से तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, मेरा एक मामला तो हल हो गया कि मुझे विंडिकेशन इस लिहाज से तो ज़रूर हो गई कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स से डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इल्ज़ामात की तहकीकात भी होनी चाहिए और वो लोग जो इस सारे अमल में मुलव्वस थे, अगर मेरे इल्ज़ामात सच साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। वैसे अगर इल्ज़ामात सही साबित करने के लिए आपको सबूत देने होंगे, आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, आज के फैसले में भी कहा गया कि आपसे बजाय इसके कि आपसे सबूत मांगे जाते, जिरा होती, मामला आगे बढ़ाया जाता, आपको ड्यू प्रोसेस दिए बगैर आप ही को हटा दिया गया, आप ही को बरतरफ कर दिया गया। आप आज भी तैयार हैं फिर इस सब का सामना करने के लिए जो बात की गई और सबूत सामने? तो देखिए ज़ेब साहब, मैंने ना 22 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस साहब को, मियां साकिब निसार साहब को एक लेटर लिखा था कि जनाब के ये मैंने जो तकरीर की है, इस पर जो मैंने इल्ज़ामात लगाए हैं, आपको उसके ऊपर एक रद्द अमल आया है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी सिटिंग जज या कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज जिन्होंने कभी पीसीओ के तहत हल्फ ना लिया हो, आप कमीशन बना दें, वो मेरे इल्ज़ामात की तहकीकात करें। अगर मैं झूठा साबित होता हूँ तो भले मुझे डी चौक में फांसी दे दें, लेकिन अगर मेरे इल्ज़ामात जो हैं वो सच साबित होते हैं तो सिर्फ ये बताएं कि आप मेन इन यूनिफॉर्म का क्या करेंगे। लेकिन उस लेटर को किसी जगह मेंशन भी नहीं किया गया। तो मैं तो आज भी तैयार हूँ। मुझे तो देखें, व्हाई शुड आई हेजिटेट। मैंने तो इतना सफ़र किया है, मेरी फैमिली ने सफ़र किया है, हम बहुत एक क्राइसिस के दौर से गुजरे हैं, हमारे हर तरह की मुश्किलात हमने सही हैं, तो मैं तो अपने मौक़िफ़ पे आज भी खड़ा हूँ। वैसे मगर जो ज़राए के ज़रिए जनरल फैज़ हमीद अपना मौक़िफ़ देते हैं वो ये कि एक मुलाकात को वो कंफर्म करते कि हुई और आपकी रिहाइश गाह पर हुई और वो इंक्रोचमेंट के हवाले से थी कि आपने फैसला दिया था, ब्रिगेडियर रामे गालिबन आपसे मिले, वो मुलाकात अच्छी नहीं गई, फिर जनरल फैज़ हमीद आपसे मिले। वो कहते हैं कि कोई सियासत पे और कोई बात नहीं जो ज़राए के ज़रिए खबर देते हैं, एक मुलाकात की तस्दीक करते हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है? लेकिन शाहज़ेब खान साहब, ये ज़राए वाली बात तो जो है ना वो तो ख़त्म हो गई जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मौक़िफ़ ये दे दिया जी कि मेरी तो सिरे से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। जैसे हम कहते हैं मैं तो उसको जानता ही नहीं, तो उन्होंने तो ये कह दिया, इसलिए ज़राए की खबर जो है ना वो तो पीछे चली गई। वो उन्होंने तो मैं तो ये एक खुली सी बात करता हूँ कि
कोई भी अथॉरिटी, कोई भी फोरम जो है वो इसके ऊपर आज भी गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है कि वो इन इल्ज़ामात की वेरासिटी को जानने के लिए जुडिशल कमीशन या कोई इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट कर दे। मैं तो तैयार हूँ, आज भी तैयार हूँ। मतलब और आपकी एक मुलाकात हुई या 2 मुलाकातें हुई थी उनसे 2018 में? फैज हमीद साहब से मेरी 2 मुलाकातें हुई थी। और दोनों आपकी रिहाइशगाह पर हुई? दोनों मेरे घर पे, जी, मेरी रिहाइश। दोनों उनकी दरख्वास्त पर हुई? जी, दोनों उनकी दरख्वास्त। और ये एक जून में 2018 में हुई, और क्या एक नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से पहले हुई? जी जी, ऐसे ही है। और उनको उनकी सजा जो अहम बात यह है कि उनको जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस चल रहा था, उसके फैसले का उनको पहले से पता था कि ये फैसला होगा। तो मैंने कहा, मैंने उनसे पूछा था जी कि हाउ यू आर सो सर्टन? कहते नहीं सर, वो तो तय है कि कन्विक्शन होनी है, सिर्फ क्वांटम के ऊपर अब बातचीत चल रही है, ये उन्होंने कहा था। यानी अकाउंटेबिलिटी को जब जून में मुलाकात होती है और फिर जो जुलाई में, उन दोनों में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सजा तो होने वाली है, मगर जब आप क्योंकि हाई कोर्ट में थे, अपील आपके पास उस हवाले से वो बात कर रहे थे। उस समय उनका ये था कि जी के हमारी जो टॉप अरशलान है वो ये चाहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस बेंच के पास एक केस जाए जिसको हेड, यानी कि मैं सीनियर प्यूनी जज के तौर पर मैं हेड करूं। तो उनका ये ख्याल था जी कि हमारी जो टॉप अरशलान है वो ये समझती है कि अगर उस बेंच से फैसला आए जिसको हेड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कर रहे हो, तो हमारी इन प्रोसीडिंग्स को थोड़ी क्रेडेंस अटैच हो जाएगी। ये उनकी ख्वाहिश थी। मगर आपके आने से कैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडेंस आएगी? बस वो शायद उनका ये ख्याल था कि एक अपराइट जज के तौर पर मशहूर हैं, क्रिमिनल साइड के काम को ये समझते हैं और बाकी ज़ाहिर है इनको काम का पता है, तो शायद इस वजह से उनका ये ख्याल होगा। और मगर इसमें अहम बात यह है कि ज़ाहिर जो मॉनिटरिंग जज थे, वो जैसे रियाजुल हसन साहब थे जो खुद मुस्ताफ़ी होकर चले गए हैं, वो इस सारे के सारे मामले के मॉनिटरिंग जज थे। मगर जनरल फैज़ हमीद आपको आके बता रहे थे कि सिर्फ अब यह तय होना है कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सज़ा कितनी दी जानी है। सज़ा तो दी जाएगी और मामला आपके पास, हम चाहते हैं कि आपके सामने लगवाएं जब हाई कोर्ट में अपील है। ये कहा सजा तो तय हो गया जी, देनी है, सिर्फ क्वांटम के ऊपर सिर्फ बातचीत है। और हम ये चाह रहे हैं कि जब ये अपील्स आए हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस वक्त अगर ये आपके पास आए तो आपका क्या ख्याल होगा, जो आपने आगे अपने उस इंट्रो में बताया है। वैसे फिर तारीखी जुमला जो है, जो आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा, उसकी नौबत एग्जैक्टली किस वक्त आई और कितनी वक्त की बात के बाद? जब 2 मुलाकातें उन्हें एक जून में हो गई, आपने उस वक्त भी अगर उन्होंने मना किया, फिर भी वो जुलाई में कैसे आके मिले और किस बुनियाद पर आके आपसे मिले? जब उन्होंने ये बात की जी, तो मैंने उनसे कहा जी कि आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं। वो नॉर्मली पूछने लगे जी कि ये अमूमी तौर पर क्या प्रोसीजर होता है। तो मैंने उनको कहा कि आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि पीएम के हवाले से, नवाज शरीफ और मरियम के हवाले से। तो मैंने कहा जी उसका तो अभी फैसला ही नहीं हुआ। तो कहते नहीं, वो तो तय है जी, सजा तो होनी है, सिर्फ क्वांटम के ऊपर वो बात होगी। तो मैंने कहा हाउ यू आर सो सर्टन? कहते नहीं जी वो सर आपको पता है, हम सारा इसके हवाले से हम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो कहने लगे सर ये अपील्स में क्या प्रोसीजर होता है? तो मैंने उन्हें कहा कि आपको पता ही होगा जब आप इतने लेवल के ऊपर इन्वॉल्व हैं। तो वो कहने लगे जी कि बस सर टू बी ऑनेस्ट आप ये बताएं कि अगर मामला आपके पास आता है तो आप क्या क्या रहेंगे। तो उस पर फिर मैंने उनको कहा था, मैंने कहा देखें अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने अंदर इतनी करेज पाता हूं कि अगर मैं ये समझूं कि केस में एविडेंस स्ट्रॉन्ग है और सजा कम हुई है तो मैं एनहांसमेंट का नोटिस दे दूं। लेकिन अगर बात अदरवाइज है तो किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत खराब नहीं करूंगा, मैं तो मेरिट पे ही फैसला दूंगा। तो इस पर उन्होंने कहा था सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। और इसके बाद भी मुलाकात का माहौल अच्छा रहा, खराब हुआ, क्या हुआ? नहीं, थोड़ा ऑब्वियसली टेंस हुआ माहौल, जाहिर है दैट मीटिंग नॉट एंडेड ऑन ए गुड नोट जी। और
अच्छे नोट पर नहीं खत्म हुई, मगर जनरल फैज़ हमीद बता रहे थे कि वो जब ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आपसे और इतने बड़े दावे कर रहे हैं, तो मैंडेट कहाँ से लेके आए हैं? आर्मी चीफ से लेके आए हैं? क्योंकि उस वक्त वो गालिबन डीजीसी थे, तो DGISI से लेके आए, किससे मैंडेट लाए? देखिए, मैंने खैर ये तो नहीं पूछा, लेकिन उस वक्त की तो ये एक हर एक को एक बात पता है कि उस वक्त के DGI तो वाज फिगरिंग नो वेयर, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं मैं किसी जगह नजर आई, और शायद अभी किसी को पता भी ना हो कि उस वक्त कौन था DGI। जो कुछ भी थे उस वक्त DGC थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इनके डायरेक्ट इनके दरमियान। सेकेंडली जब दूसरी दफा ये मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि जी कि मैं आपके पास आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। मेरे बॉस ने मुझे ये कहा है कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज जो है वो डील नहीं होता, और मैंने 2-3 दिन पहले आपके पास आना था, लेकिन सडनली मुझे कराची जाना पड़ गया क्योंकि MQM के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनको स्क्रू टाइट करने गया था। किस किस्म की कोई गड़बड़ हो रही थी उस वक्त? कुछ क्या MQM वाले कर रहे थे? 2018 के इलेक्शन में कुछ चल रही होगी कोई बात, कोई आगे पीछे, या कोई जो भी अरेंजमेंट थे उसके हवाले से कुछ लोग एहतजाज कर रहे होंगे या कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे होंगे या कोई और रीजंस होंगी। मुझे उन रीजंस का नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने ये कलमात कहे थे। बड़ी दिलचस्प बात है, बता रहे, क्योंकि जो उस वक्त के DGISI थे जनरल मुख्तार, उन पर तो कभी खुद इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना उस वक्त की अपोजिशन ने लगाया, ना हुकूमत ने लगाया, मगर जनरल बाजवा ज़रूर अपने मुतादिद इंटरव्यूज़ में तस्लीम कर चुके हैं कि जो साकिब निसार साहब की अदलिया थी उसके साथ किस तरीके से कोलैबोरेट करके और जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए वो मैनेज करते थे। वो एक इंटरव्यू में ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं। मगर अब मसला है कि आप एक इंटरव्यू में आपने बताया कि आपके और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के मामलात अच्छे नहीं थे, और आपके अपने चीफ जस्टिस के, हालांकि आप सीनियर तरीन जज थे, उनके भी मामलात ख़राब हो गए थे, आपको बेंचेस से भी उससे पहले हटाया जा रहा था। फिर भी जनरल फैज़ हमीद आपसे मिलने आए और आपसे कह रहे थे कि आपको जल्दी चीफ जस्टिस भी बनवा सकते हैं, आपको केसेस भी ये वाले दिलवाना चाहते थे, वो जो कि बड़े सेंसिटिव नौयत के थे। शाहजेब साहब, असल में उन्होंने खुद जब उन्होंने मुझे ये बात कही ना जी कि आपके हवाले से हमारी बड़ी मुस्बत राय है, दिस एंड दैट, जो एक तरीका कार होता है और एक मुल्की मफाद का जो एक चूरन बेचा जाता है उसके हवाले से बात की जाती है, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था जी कि मैंने कहा कि जी कि आप ये मुझे बताएं कि अगर आपका ये ख्याल मेरे बारे में, तो आपने मुझे बेंचेस से क्यों डिवीजन बेंच से क्यों हटवाया। तो उस पे वो कहने लगे, सर बात ये है कि हमारी जो नैब की लीगल टीम थी या बाकी जो हमारा सारा इस मामले को डील कर रहे थे, उन लोगों की ये एक मुत्तफिका राय थी जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज हैं, मेरे हवाले से उन्होंने कहा कि जो फौजदारी काम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो समवट प्रो डिफेंस हैं, इसलिए मेक श्योर कि कोई भी पानामा से रिलेटेड कोई भी मैटर उनकी कोर्ट में ना लैंड करे। तो उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने आपके चीफ जस्टिस को इनडायरेक्टली अप्रोच किया और फिर वी मेड श्योर के जी के आप की जो है ना आप DB से हट जाएं। मेरी ना हमारा एक रोस्टर जारी होता है फॉर इनडेफिनेट पीरियड। मेरा रोस्टर जारी था पूरा ऑलमोस्ट साल का। मैं सीनियर प्यूनी जज था, सीनियर प्यूनी जज इज चीफ जस्टिस इन मेकिंग, और जाहिर है मैं सारे क्रिमिनल केसेस सुन रहा था, नैब के केसेस मैं सुन रहा था, मर्डर रेफरेंसेस मैं सुन रहा था, बाकी सारे जो नए जजेस थे वो मेरे साथ वहाँ पे काम करते थे। तो ऑल ऑफ ए सडन ये मुझे हटा दिया गया विदाउट एनी कॉज और रीज़न। तो जो जाहिर है मेरे लिए भी एक तशवीश की बात थी कि भाई ये दिस इज ए काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू ए जज। और उसके बाद फिर मैंने जब प्रोब किया था मुझे ये पता चला, और मेरे चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि नहीं वो ऊपर का वालों का हुक्म था, दिस एंड दैट, ही वाज अनएबल टू गिव एनी प्लॉजिबल रीजन। उसके नतीजे में जाहिर है मेरे और उनके दरमियान एक तलखी वाली भी सूरत पैदा हुई। मैंने कहा जी कि मुझे आप वो कहने लगे जी आप
बीमार हैं इसलिए। मैंने कहा अगर मैं बीमार हूं तो मुझे आप सिंगल बेंच के केसेस भी ना दें ना। हमने तो सिर्फ मुझे डिवीजन बेंच से हटाया है, बीमार बंदा सिंगल बेंच के केसेस कैसे कर सकता है, विच वाज ऑब्वियसली ए बिग लाई कि मैं बीमार था। तो इस तरह की चीजें जी उस वक्त वो चल रही थी। मतलब ये बड़ी दिलचस्प ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जनरल फैज हमीद ने कोई ढकी छुपी नहीं रखी। जब आपने कहा आपने मुझे क्यों हटाया बेंचेस से, तो उन्होंने माना कि हमने हटवाया क्योंकि आपके बारे में तासुर था। जी जी, वो ढकी छुपी नहीं रखी। देखे ना, इस बात से आप अंदाजा लगा लेना कि वो मतलब बड़े फ्रैंकली और बड़ी मैं कहता हूँ बड़े एक एरोगेंस के साथ वो कह रहे जी मैंने 2 दिन पहले आपके पास आना था लेकिन मुझे कराची जाना पड़ गया क्योंकि MKM के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे। और मतलब ही वाज ट्राइंग टू गिव एन इम्प्रेशन जैसे पूरा मुल्क जो है ना उनके कंधों के ऊपर खड़ा है और वो सब कुछ करने के ऊपर कादर हैं और उनको सब कुछ करने की इजाजत है। इजाजत की हद तक तो मेरा ख्याल है वो सही तासुरी दे रहे थे जो उस जमाने में मामलात हुए। मगर आप एक तो जनरल फैज हमीद वाज क्वाइट ओपन अबाउट इट, उन्होंने आपको कहा। मगर जब आपने अपने चीफ जस्टिस को कन्फ्रंट किया तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी कहा कि मुझे ऊपर से प्रेशर है। तो ऊपर में फौज की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? अनवर कासी साहब, चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट। वो जो हमारी जुडिशियल हायरार्की है उसकी बात कर रहे थे, यानी वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की बात कर रहे थे। जी जी, कि मुझे उन पर दबाव है। नहीं, जनरल फैज हमीद मान रहे हैं, अनवर कासी साहब भी मान रहे हैं, मगर कहने ऊपर से दबाव है। ये पूरा का पूरा ट्रायंगल उस वक्त ऑपरेट कर रहा था। देखिए, मैं वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए उस वक्त जो जुडिशरी का और उस वक्त जो आर्मी वालों का आपस में एक बंधन था, वो तो कोई ढका छुपा था नहीं, वो तो कबूल है कबूल है कबूल है बार बार हो रहा था। सब तो फिर इस सब में जब आपको ओहदे से फिर आप बरतरफ किया गया, सारे मामला हुए, आप तकरीर की स्टेज तक क्यों चले गए? आप तो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, करीब था आपका मामला। आपको तो इनफैक्ट जनरल फैज हमीद ने ये ऑफर किया कि आपको जल्दी चीफ जस्टिस बनवा देंगे, वो अनवर कासी साहब गालिबन छुट्टियों पे चले जाएंगे, ये बात भी हुई थी? जी जी, ये उन्होंने कहा। मैंने तो 26 नवंबर 2018 को मैंने बनना था, उन्होंने कहा जी हम आपको सितंबर में बना देते हैं। देखिए, उसके लिए मुझे अपना ज़मीर गिरवी रखना पड़ता था जो मैं नहीं रख सकता था। वो तो यही कहते होते हैं कि सर जो हमारे तो 1-2 मैटर होते हैं, वो भी नेशनल इंटरेस्ट के या सिक्योरिटी के या सालमियत के, लेकिन बात ये है कि जब आप अपना ज़मीर या कलम एस्टेब्लिशमेंट वालों के पास गिरवी रख देंगे तो आप फिर इंसाफ कैसे कर सकेंगे? और ये जब मामला हुआ, आपको क्या नजर आ रहा था कि आपको चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया जाएगा, एक रेफरेंस आएगा, आपको हटा दिया जाएगा, इसलिए आपने फ्रस्ट्रेशन में आके तकरीर की थी? नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने तो इसलिए ये तकरीर की, वो तो एक अलहदा से स्टोरी है कि मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। वो मुझे कतन कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं थी, ना ही मैं किसी किस्म के डिप्रेशन में था। तमाम कोशिशें करके देख ली थी मैंने, अपने बहुत से ऑर्डर्स के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने ऑर्डर्स भिजवाए कि आपके लोग इन मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। फिर मैंने अपने चीफ जस्टिस को बताया। फिर मैंने 3 दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से टाइम की गुजारिश की कि जी मैंने आपसे आके मिलके कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, जो उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। जैसे साकिब निसार की बात कर रहे हैं आप? जी, जैसे साकिब निसार की बात कर रहे हैं सो चीफ जस्टिस जी, मैं साकिब निसार साहब से मैंने 3 दफ़ा टाइम लिया कि सर मैंने आपसे आके कोई बात करनी है, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। अच्छा, अब जाहिर है कि मेरे पास 2 ही तरीके थे कि या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लूं, या दूसरा तरीका ये था कि मैं जो अपने मेरी मदर बार है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन, वहाँ पे वकला से जाके बात करूं। और फिर चूंकि उन्होंने मुझे वैसे भी इनवाइट किया था एक लेक्चर के हवाले से, तो फिर मैं वहाँ पे जाके जो बात की वो मेरे लिए आप ये समझ लें कि उस तनाज़र में, उस माहौल में जो है वो एक आखिरी ऑप्शन था। क्योंकि
उस वक्त एक तासुर ये था, मैं आपको ये बिल्कुल अल्लाह को गवाह करके मैं ये आपको बात कह रहा हूँ कि उस वक्त तासुर ये था कि मसलन मैं अगर साकिब निसार साहब को कोई बात बताता हूँ तो तासुर ये था कि वो इनको जाके उन फौजियों को बुला के बता देंगे, देखें हमारा ये बंदा ये कर रहा है तो आप इसका कुछ मक्कू ठपें। तो ये उस वक्त इस तरह के हालात थे, इस तरह की फीलिंग्स थी, इस तरह का तासुर था, और जो जाहिर है ग्राउंड रियलिटी था। बहुत शुक्रिया। जैसे शौकत सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी भी कह रहे हैं कि आज उनके हक़ में फ़ैसला आया है, मगर वो अभी भी चाहते हैं कि उनके इल्ज़ामात पर तहकीकात की जाए और इस हवाले से फ़ैसला होना चाहिए।